भोपाल के जंगल में बहुत अच्छी क्वालिटी फल सब्जियां होती थी। पीलू चिड़िया ऑर्गेनिक तरबूज उगाया करती थी और ईमानदारी के साथ सही दाम में बेचती थी। उसी गांव में कालू नाम का लालची किसान रहता था। वो पीलू से बहुत जलता था और अपना लालच पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। पीलू ग्राहकों को ऐसे बुलाती है, तरबूज ले लो, तरबूज, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए तरबूज। उसी जगह पे कालू भी रहता है। अरे पीलू, क्यों शोर कर रही हो? ऑर्गेनिक तरबूज का तरबूज तो तरबूज होता है, चाहे जैसे भी उगाओ। और हाँ, मेरे तरबूज तुम्हारे तरबूज से ज्यादा मीठे हैं। मेरे सामने तुम्हारे तरबूज भिखारियों के खाने के लायक है। नहीं कालू भैया, मैं तो ऐसे ही बिना केमिकल के ईमानदारी से तरबूज उगाती हूँ और बेचती भी हूँ, और मेरे यहाँ के तरबूज ज्यादा स्वादिष्ट है, भले ही आप मुझसे ज्यादा उगाते होंगे। इस तरह से कालू अपने घर में केमिकल इंजेक्शन से तरबूज पकाता था और उन्हें बेचा करता था। वो बहुत पैसे कमाने लगा था। एक दिन कड़क राजा चिड़ा के सिपाही पीलू की दुकान में पहुँचे। पीलू चिड़िया, कड़क राजा जी के महल में कल उनके ससुराल वाले आने वाले हैं। क्या तुम 50 किलो तरबूज दे सकोगी? 50 किलो कल के कल तो नहीं दे सकूंगी। कालू उन्हें आवाज लगाकर बुलाता है, सिपाही भैया, ओ सिपाही जी, मेरी दुकान में आइए। मैं कड़क राजा जी के लिए 50 किलो तरबूज दे सकता हूँ। मैं कल ही अपनी गाड़ी में महल पहुँचा दूंगा। देखो, अगर एक भी तरबूज खराब निकला तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद कालू जल्दी जल्दी से अलग अलग किसानों के खेत से तरबूज खरीदने लगता है। मुझे 50 किलो तरबूज दो। लेकिन कालू, अभी तरबूज पके नहीं हैं, कच्चे हैं। तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, मुझे क्या। कालू उन कच्चे 50 किलो तरबूज को ले आता है। इतने सारे तरबूजों को रातों रात पकाना होगा। रात भर एक एक को इंजेक्शन देता हूँ। कितना मेहनत का काम है। अगर राजा कड़क एक बार खुश हो जाए तो मेरी तो लॉटरी निकल पड़ेगी। फिर कालू एक एक तरबूज को इंजेक्शन लगाता है। फिर सुबह सुबह कालू तरबूजों को देखता है, वो सब पक गए थे। वाह, अब तो बड़ा सा इनाम मिलेगा। कालू 50 किलो तरबूज से भरा हुआ गाड़ी महल में लेकर जाता है। ये कालू इंजेक्शन लगाकर तरबूज को पकाया है, नहीं तो एक ही रात में कैसे पक जाते हैं। काश मेरे पास कड़क राजा जी के लिए 50 किलो तरबूज होते, लेकिन ऑर्गेनिक तरबूज थोड़ी देरी से उगते हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसी को मिलेगा। फिर कड़क राजा और उसके ससुराल वाले मेहमानों को खाने खिलाने के पहले एक सिपाही एक तरबूज को चख कर देखता है। हम अपने राजा की सुरक्षा के लिए पहले हम खुद खा कर देखते हैं, उसके बाद उन्हें देते हैं। देख लीजिए, आप भी 5 किलो ऑर्डर दे देंगे अपने घर के लिए। तभी उस सिपाही को तरबूज खाने के बाद बहुत जोर से पेट दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, इस तरबूज में जहर है, इस कालू को पकड़ो, ये हमारे राजा जी को मारना चाहता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस केमिकल इंजेक्शन से तरबूज पकाए हैं। वो तो मैं रोज करता हूँ। केमिकल इंजेक्शन से तरबूज पकाता है? तू ये जहरीले तरबूज पूरे नागरिकों को बेचता है और अब तू राजा जी को ये जहरीला केमिकल इंजेक्शन वाला तरबूज खिलाने वाला था। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सिपाही पीलू की दुकान पर तुरंत जाते हैं तो पीलू कहती है, हाँ सिपाही जी, मैं आपको 30 किलो तरबूज अभी दे सकती हूँ, बाकी कल पहुँचा दूंगी। ये ऑर्गेनिक तरबूज है, राजा जी की सेहत के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। फिर पीलू के तरबूज कड़क राजा और उसके ससुराल वाले मेहमानों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को राजा इनाम देते हैं। इस तरह से कालू अपने लालच के कारण जेल में पड़ा रहता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण बहुत बड़ा इनाम पाती है। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताती है। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था।
चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है, वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटी दिल वालों का काम है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके सारे अंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, चलो हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थिपंजर किया, दूसरे ने चर्म, मांस, रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपने विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया, तीनों को मार डाला। बुद्धिमान की बात सही थी ना? शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। ये क्या? ये साड़ियाँ तो फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? अब तो मुझे और डांट पड़ेगी। वंदनपुर में पीलू चिड़िया बुलबुली चिड़िया के साथ रहा करती थी। पीलू चिड़िया बहुत ही लालची थी। वो बुलबुली चिड़िया की बहू थी। एक दिन बबलू कबूतर घर आता है। माँ, पीलू कहाँ है? मेल वॉइस। उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे तो पता है पीलू को खरीदारी का कितना शौक है। जैसे ही तू गया वो शहर की सेल में खरीदारी करने के लिए चली गई। तभी पीलू चिड़िया वहाँ आती है। उसके हाथ में बहुत सारे थैले थे। वो कहती है, ये देखिए माँ जी, आज बहुत सारी सस्ती साड़ियाँ मिल रहे थे, इसीलिए मैंने बहुत सारी ले ली। अच्छा ठीक है बहू, जा अब खाना बना दे। तो पीलू कहती है, ठीक है माँ जी, ये सारा सामान मैं अंदर रख दूँ, उसके बाद आपके लिए मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। पीलू चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए अंदर चली जाती है। तब बुलबुली अपनी बेटे से कहती है, बेटा तू पीलू को समझा, कहीं इसकी लालच हमें एक दिन कोई बड़ी मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। इसी तरह एक दिन कालू कौवा मोहल्ले में वॉशिंग पाउडर बेच रहा था। वॉशिंग पाउडर ले लो, वॉशिंग पाउडर, सस्ते में वॉशिंग पाउडर। पीलू जब उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। अरे भैया इधर आओ ना। बहन जी, ये वॉशिंग पाउडर देखिए, 3 पैकेट पे 1 बाल्टी मुफ्त है। बहुत ही सस्ते दामों में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट आपको दे दूँ? पीलू पैसे लेने के लिए अपनी सास के पास अंदर जाती है और कहती है, माँ जी बहुत सस्ते में वॉशिंग पाउडर बेच रहा है और 3 पैकेट पर 1 बाल्टी भी मुफ्त में दे रहा है। तो उसकी सास कहती है, अरे बहू तू इतना लालच क्यों करती है? हमेशा फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है। जरा अच्छा सा जांच परख तो ले, वॉशिंग पाउडर ठीक तो है ना?
माँ जी, आप हमेशा ऐसे ही बेकार में चिंता करती है। जंगल के सारे प्राणी उसी से वॉशिंग पाउडर खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो जा खरीद ले। पीलू चिड़िया वॉशिंग पाउडर के वो पैकेट्स खरीद लेती है। उसे मुफ्त में एक बाल्टी मिलती है। मुफ्त की बाल्टी पाकर पीलू बहुत खुश होती है। अगले दिन बुलबुली चिड़िया कपड़े धो रही होती है और वो जोर से पीलू को आवाज देती है। पीलू उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी जोर जोर से मुझे आवाज क्यों दे रही थी? उसकी सास कहती है, ये देख, ये वॉशिंग पाउडर खराब है, इसमें तो जाग ही नहीं आ रहा है। ये बाल्टी इतनी पतली है कि एक बार में ही टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना भी किया था, लेकिन तू सुनती कहाँ है। तेरी लालच के कारण हम एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो पीलू कहती है, माँ जी, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती थी, इसमें मेरी क्या गलती है? और उसने मुझे गलत वॉशिंग पाउडर दे दिया तो मैं क्या करूँ? चल बहू, अब ये रोना धोना छोड़। पड़ोसन की घर में शादी है। जो तूने उस दिन सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, उसे हम पहनकर दोनों सास बहुएं जाएंगी। पीलू चिड़िया जैसे ही वो साड़ियाँ निकालती है तो वो देखती है, अरे ये क्या, ये साड़ियाँ तो फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? अब तो मुझे और डांट पड़ेगी। तभी बुलबुली वहाँ पे आ जाती है। पीलू, तूने साड़ी निकाली? हमें देर हो रही है। तो पीलू कहती है, माँ जी, ये साड़ी तो फटी हुई है। मेरे लालच के कारण ऐसे नुकसान हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। बुलबुली कहती है, ठीक है बहू, तुझे अक्ल आ गई, यही बड़ी बात है। चल, अब मैं बाजार जाकर तेरे साथ नई साड़ियाँ लेके आती हूँ। उस दिन के बाद से पीलू चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब उसकी पति बबलू कबूतर को पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बबलू और पीलू चिड़िया साथ में रहते थे। वे दोनों पति पत्नी थे। बबलू कबूतर कूली का काम करता था और नदी पार से दूसरे पक्षियों का सामान उठा के लाता था। एक दिन जब बबलू काम पर जा रहा था तो पीलू उससे कहती है, अजी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं। आज तो रविवार है और आप आज भी काम पर जा रहे हो। अरे पीलू, मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? अब तो तू माँ बनने वाली है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन कैसे दे पाऊंगा? आपसे तो बहस करना बेकार है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने खाना रख दिया है, समय से जरूर खा लीजिएगा। नहीं पीलू, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काम से आने के बाद खा लूंगा। बबलू बिना खाना लिए काम पर चला जाता है, मगर पीलू चिड़िया को क्या पता था कि बबलू के साथ उसकी मुलाकात आखिरी होगी। बबलू बेहोश होकर नदी में गिर जाता है और पानी में बह जाता है। पीलू अस्पताल जाती है तो उसे पता चलता है कि बबलू अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत दुखी होती है और रोती है। अरे, मैंने कितनी बार कहा था कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। आखिर चक्कर आकर तुम पानी में बह गए। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी होने वाले बच्चे से क्या कहूँगी? पीलू एक बच्ची को जन्म देती है। ऐसे ही एक दिन एक डाकिया उसके पास एक खत लेके आता है। पीलू उस खत को खोलती है। अरे, ये खत तो कड़क सेठ की तरफ से आया है। मुझे बबलू की जगह नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची के लिए ये नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी। पीलू जल्दी से वो नौकरी ज्वाइन कर लेती है और दूसरे पक्षियों की सामान उठाने लगती है। जब भी नदी के पार से कोई पक्षी आता था तो पीलू उसके पास तुरंत पहुंच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपकी इस सामान को उठा लूं? वो ग्राहक कहती है, अरे तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो, क्या तुम इस बोझ को उठा पाओगी? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारा बोझ उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बोझ उठाए हैं कि उसके सामने ये बोझ कुछ नहीं है। तो सवारी चिड़िया कहती है, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? और तुम अपने बच्चे को इस तरह क्यों उठा के लेके जा रही हो? तुम्हारे पति कहाँ है? क्या वो काम नहीं करते? तो पीलू कहती है, अरे, मेरी दुख भरी कहानी सुन के क्या करेंगी दीदी? बहन जी, जो भी नदी किनारे रोज पक्षियाँ आते हैं वो मेरी दुख की कहानी को जरूर सुनते हैं, मगर कोई मेरा मदद नहीं करता। तो सवारी पंछी कहती है, अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत
इसी नदी में डूबकर हो गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे कूली की नौकरी कर रही हूँ। देखो पीलू, जब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाएगी तब उसे मेरे स्कूल में भर्ती करा देना। मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत ऊंची अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। कहते हुए वो चिड़िया पीलू को अपनी पता देती है। काफी साल बाद जब पीलू अपना घर साफ कर रही होती है तो उसको उस चिड़िया का लिखा हुआ पता दिखाई देता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे दिया था। मैं तो बिल्कुल इसे भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। पीलू अपनी बेटी को लेकर उस स्कूल की तरफ जाती है। अरे पीलू, आओ आओ, बहुत सालों बाद दिखी हो। ये देखिए मैडम जी, मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और मैं इसको आपके स्कूल में दाखिला दिलाने आई हूँ ताकि ये पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए और मेरी तरह इसे जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ पीलू, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बच्ची को बहुत अच्छी एजुकेशन दूंगी। तुम्हें इस पर बहुत गर्व होगा। फिर पीलू की बच्ची उस स्कूल में पढ़ती है और बड़ी होकर वो बहुत अच्छे होनहार अफसर बनती है और पीलू अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। हाथियापुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती किसान था। वो साल भर मेहनत करके नींबू किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू और बबलू देवी की बहुत बड़े भक्त थे। वो हर काम देवी का आशीर्वाद लेकर ही किया करते थे। एक दिन बबलू कहता है, पीलू, इस बार मैं खास पहाड़ी नींबू की फसल बोया हुआ हूँ और बहुत अच्छे से खाद और पानी की सिंचाई का भी काम किया है और खास ख्याल रखा हूँ। तुम देखना, इस बार देवी माँ की कृपा से बहुत बढ़िया नींबू की फसल होगी। हमारे सारे दुख तकलीफ हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तो पीलू कहती है, देवी जी करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक ही नहीं बचेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही कड़क सेठ का बहुत कर्ज है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। पीलू बहन, बबलू भाई साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों पर कड़क सेठ का कितना उधार है? ऐसा करो पीलू बहन, तुम मेरे घर आज से काम शुरू कर दो। आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना पका देना, घर की साफ सफाई कर देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़े पैसे खाने पीने के लिए मिल जाएंगे। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती थी। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी नींबू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता चलता है कि उसमें नींबू नहीं उगे हैं। इसी तरह से सारे पौधे चेक करता है, लेकिन किसी में भी नींबू नहीं उगे होते हैं। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में नींबू क्यों नहीं उगे हैं? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में फसल क्यों नहीं उग रहा है? ये बंजर जमीन भी तो नहीं है, लेकिन हर बार फसल बेकार हो जाता है। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो हमारी? अब आप ही इस मुसीबत से बाहर निकालो, नहीं तो मेरा और पीलू का जीव आप ले लो। हम वैसे कर्ज के कारण नहीं जी पाएंगे। ऐसा सोचकर बबलू रोने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके आंसू उसकी फसल में गिर जाती है तो अचानक से खेत में सोने के नींबू उग जाते हैं। नींबू की चमक झलकने लगती है तो बबलू उन्हें देखता है। हे देवी माँ, आपकी बहुत कृपा है। आपने मेरा और मेरी पत्नी का जीवन बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के नींबू आ गए हैं। अब मेरा उधार चुक जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के नींबू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का नींबू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है, लेकिन वो सोने के नींबू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग नींबू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। तो पीलू बोलती है, नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है देवी माँ की कृपा से सुंदरी बहन।
तो सुंदरी कहती है, नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बेचने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में नींबू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी नींबू की फसल ही नहीं हुई है तो आपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो, और अपने तो पूरे कर्ज भी चुका दिए हो। इसके बाद बबलू पीलू को सोने के नींबू से भरी हुई बोरी दिखाता है। खिड़की से सुंदरी भी उस सोने की नींबू की बोरी देख लेती है। अरे इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे कब्जे में होना चाहिए। ऐसे सोचकर वो उनके घर चली जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब नहीं हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाओ, ऐसे बोल के जाती है। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लाती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं तो वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के नींबू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो नींबू उठाती है, एक नींबू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर में गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ आ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी पीलू बोलती है, तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज खाना क्यों खिला रही है। ये हमारे पीछे हमारे सोने की नींबू चुराना चाहती थी, लेकिन देवी माँ की कृपा से ये सब बच गए और उसका छुआ हुआ नींबू पत्थर में बदल गया। उसकी तो टांग ही टूट गई है। लालची सुंदरी को सबक मिल गया होगा। तो बबलू बोलता है, ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है, इसी वजह से इसको सजा मिली। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये नींबू जब तक हमारे घर में रहेंगे ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। इनके चोरी होने का डर बना रहेगा। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने की नींबू को छुपा देते हैं। बंटी और पीलू बहुत सरल स्वभाव के देवी के भक्त थे और जीवन में बहुत मेहनती और ईमानदार थे। इस वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं से देवी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दी। बंटी के निकले हुए आंसू से सोने के नींबू खेत में उग गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने का नींबू पत्थर में बदल गया और उसी के पैर पर गिरकर उसका पैर तोड़ दिया। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों देवी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। एक छोटे से गांव में पीलू अपने ससुराल में रहती थी। उसका ससुराल बहुत गरीब था, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब पीलू पिज्जा खा रही थी, तब उसकी सास आकर उससे कहती है, हाँ हाँ बहू, तू अच्छे से पिज्जा ठूस ठूस कर खा ले। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी नाराज क्यों हो रही है? नाराज नहीं हूँ तो क्या करूँ, घर में इतनी परेशानी है, लेकिन तू है कि एक भी जगह काम नहीं ढूंढ पाई है। मैं तो एक बात समझ गई कि तू सिर्फ घर में पड़ी रहेगी और हम सब मेहनत मजदूरी करते रहेंगे। वैसे सब मेरे कर्म है, लेकिन पीलू तुम तो गर्मा गर्म पिज्जा ही खाओ। अपनी सास से डांट खाकर पीलू बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पीलू काम की तलाश में बस में सफर कर रही थी। तभी उसकी बगल वाली सीट की पैसेंजर सुंदरी कव्वी फोन पर बोली, हाँ दीदी, मैं तो आज तो गई थी पिज्जा खाने के लिए, अभी बस में ही हूँ। अरे सुंदरी बहन, तुम पिज्जा खाने के लिए टाउन गई थी? अपने गांव में भी पिज्जा मिलता है ना? अरे अपने गांव में एकदम घटिया पिज्जा मिलता है। गांव के लोग उसे ही पिज्जा समझकर खाते रहते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पिज्जा बनाना ही नहीं आता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग टाउन जाकर पिज्जा खाते हैं। कोई अपने गांव में छोटे से ठेले पर भी टेस्टी पिज्जा बनाकर बेचे तो मैं खा लूंगी, लेकिन अगर कोई बड़ी सी दुकान में भी बेस्वाद पिज्जा बेचे तो उसे मैं नहीं खाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो बहन? हाँ बहन,
मैं सच कह रही हूँ। उसके बाद से पीलू इंटरनेट में अलग अलग पिज्जा बनाने की रेसिपी देखने लगी, जिसके बाद से पीलू घर में ही चुपचाप अपनी सास से बचकर पिज्जा बनाने की कोशिश करने लगी और जल्दी ही और एक दिन अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं कुछ काम शुरू करने जा रही हूँ। तू क्या काम शुरू करेगी पीलू? हमारे पास तो काम के लिए पैसे ही नहीं है। तुझे पैसे पानी में बहाने का बहुत शौक होगा, लेकिन कमाने का नहीं। नहीं माँ जी, आप देखना मैं क्या कमाल करूँगी। देखती हूँ बहू, तू क्या कमाल करेगी। ऐसे ही एक दिन पीलू पिज्जा बनाने लगी और सुंदरी को पिज्जा खाने के लिए बुलाई। सुंदरी पिज्जा खाने लगी। अरे वाह पीलू, ये तो टाउन जैसा टेस्ट वाला पिज्जा है। ऐसा पिज्जा अपने गांव में मिल रहा है, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं अपनी सारी सहेलियों को पिज्जा के बारे में जरूर बताऊंगी। सुंदरी बहन, अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा। जल्द ही पीलू की पिज्जा का दुकान बहुत जोरों शोरों से चलने लगा और पीलू दिन ब दिन अमीर होने लगी। सासू माँ, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने अपने परिवार के लिए एक घर खरीद ली। अपन जल्दी ही वहाँ गृह प्रवेश करेंगे। घर और तू? झोपड़ी को घर नहीं कहते हैं बहू, और मैं तेरी खरीदी हुई झोपड़ी में नहीं जाऊंगी। आप घर को कल ही देख लेना सासू माँ। अगले दिन जब पीलू की सास उसके नए नवेले घर को देखने जाती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। पीलू का बड़ा सा घर था और उसमें पीलू ने पिज्जा जैसा प्रिंटेड पत्ता लगवाया था, जिससे उसका घर बड़े से पिज्जा जैसा लग रहा था। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। अपने शौक को इतना बड़ा करके तुमने पैसा कमाई और उससे इतना बड़ा घर भी तैयार कर दी। मैं तुझसे बहुत नाराज रहती थी क्योंकि तू कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अब मैं तुझसे बहुत खुश हुई। तूने अपनी मेहनत से पिज्जा की दुकान चलाई और अपना घर भी बना ली। बहू हो तो ऐसी, तेरे जैसी। उसका पिज्जा का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर हीरो हीरोइन भी फोटो खिंचवाने आने लगे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई और अपना और अपने परिवार को खुश रखने लगी। खुद के पास एक साइकिल क्या है, खुद को महाराजा समझने लगा। एक दिन मेरे पास भी साइकिल आएगी और नहीं आपके साथ बैठना है। जब आप अपने बेटे की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते तो मुझे नहीं बैठना आपके साथ। और यहाँ एक मेरे मम्मी पापा है। मैं कितने समय से साइकिल को बोल रहा हूँ। साइकिल की सवारी। सभी बच्चों का एक ही सपना होता है कि उसके पास एक साइकिल जरूर हो। ऐसा ही हाल हमारे टुन्नू हाथी का भी था। उसको साइकिल चलाने का बहुत मन करता था। वो जब भी किसी के पास साइकिल देखता तो उसका भी मन करता कि वो भी साइकिल जरूर चलाए, पर उसके पास साइकिल थी ही नहीं। एक दिन उसने देखा कि उसकी सोसाइटी में सोहन सियार एक नई साइकिल आया है। सोहन के पास साइकिल देख टुन्नू भागता हुआ उसके पास आया और उससे कहने लगा, सोहन तूने नई साइकिल ले ली क्या? कब ली? कल तक तो तेरे पास कोई साइकिल नहीं थी। कल मेरे पापा ने मुझे ये नई साइकिल दिलाई। पता है बहुत महंगी है, पूरे 10,000 रुपए की साइकिल है ये। हाँ सोहन, वो तो दिख रहा है। क्या मैं भी एक बार चला कर देख सकता हूँ? अरे नहीं, तू इससे दूर रह। अगर इसे कुछ हो गया तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। चल मैं भी चलता हूँ। सोहन ऐसा कहकर अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से चला गया और टुन्नू का मन फिर से आधा रह गया। खुद के पास एक साइकिल क्या है, खुद को महाराजा समझने लगा। एक दिन मेरे पास भी साइकिल आएगी तो अब देखना, मैं अपनी साइकिल किसी को छूने नहीं दूंगा। मायूस टुन्नू घर चला आया। पापा मम्मी और पिंकी बंदरिया पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अरे टुन्नू, तुम कहाँ चले गए थे? आ जाओ, चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी, और ना ही मैं आज कुछ करूँगा। अरे क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रहे हो? सोहन के पास एक नई साइकिल है। सोसाइटी में सभी बच्चों के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे भी साइकिल चाहिए। नहीं बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, और जरूरी नहीं जो हर चीज किसी के पास हो वो तुम्हारे पास भी हो। तुम्हारे पास भी तो कई सारी चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं है, इसलिए जिद छोड़ो और आओ खाना खा लो। यह सुनकर टुन्नू और गुस्सा हो गया और बोला, मुझे नहीं खाना और न ही आपके साथ बैठना है। जब आप अपने बेटे की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते तो मुझे नहीं बैठना आपके साथ। टुन्नू ऐसा कहकर अपने कमरे में चला जाता है और कमरे को बंद करके रोने लगता। सबके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, अपने बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं, और यहाँ एक मेरे मम्मी पापा है। मैं कितने समय से साइकिल को बोल रहा हूँ, पर ये है कि दिलाने को राजी नहीं।
टुन्नू बिस्तर पर पड़े रोए ही जा रहा था। शाम से सुबह हो गई। टुन्नू स्कूल भी नहीं गया और न ही उसने कुछ खाया। उसकी मम्मी को भी अब उसकी चिंता सताने लगी और वो पापा के पास गई। सुनो जी, टुन्नू ने कल से कुछ नहीं खाया है और ना ही दरवाजा खोला है। बेचारा एक साइकिल ही तो मांग रहा है, दिला दो ना, एक ही तो बेटा है हमारा। ठीक है, उसको बोलो हम साइकिल लेने जा रहे हैं। कमरे से बाहर निकलेगा। फिर तो मुझे भी एक साइकिल दिलानी होगी पापा। पिंकी, तुम अभी बहुत छोटी हो, पहले तुम साइकिल चलाना सीख लो, फिर तुम्हें भी एक साइकिल दिला देंगे। मम्मी टुन्नू के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके पापा साइकिल दिलाने को तैयार हैं। फिर क्या था, टुन्नू ने झटपट से दरवाजा खोला और पापा के साथ साइकिल की दुकान पर चला गया, जहाँ बहुत सारी रंग बिरंगी साइकिल थी। पर टुन्नू ने गियर वाली साइकिल पसंद की। पापा, मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, ये गियर वाली साइकिल दिलाओ ना। टुन्नू, यह तो बहुत महंगी है, कोई और देख लो। नहीं पापा, मुझे तो यही चाहिए, और वैसे भी साइकिल बार बार थोड़ी ली जाती है, यही लूंगा मैं तो। नहीं पापा, यही दिलाओ। ठीक है, अगर तुम्हें यही साइकिल चाहिए तो ठीक है भाई साहब, ये वाली साइकिल इस पते पर पहुंचा दीजिए। टुन्नू की साइकिल टुन्नू के घर पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती है और टुन्नू उसे बहुत ही खुशी से चलाने लगता है। सोसाइटी के और भी बच्चे टुन्नू की साइकिल देखने लगते हैं। सोचना भी मत, मैं तुम में से किसी को भी अपनी साइकिल नहीं छूने दूंगा। गलत बात टुन्नू, ऐसे नहीं करते। अगर तुम्हारे पास आज साइकिल है तो तुम्हें उस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। फिर क्या फर्क रह गया उन बच्चों में और तुम में? चलो सॉरी बोलो उनको। टुन्नू मम्मी की बात मान लेता है और सबको सॉरी कहता है। इसके बाद वो अभी अपने सभी दोस्तों के साथ अपनी साइकिल शेयर करता है। वो पिंकी को भी साइकिल चलाना सिखाता है और अब दोनों भाई मिलकर दिन भर साइकिल से सैर करते और उसी से अपने स्कूल जाते।